दिवस के 50 साल पूरे, सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर पुष्प किए अर्पित। देहरादून से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद, मंच से राहुल गांधी के हुंकार, बोले मेरा और आपका कुर्बानी रिश्ता, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल का उत्तराखंड में भी असर, सरकारी बैंक आज और कल हड़ताल पर, व्यापारियों के साथ आमजन भी हो रहा प्रभावित। सितारगंज तहसील कार्यालय में मचा हड़कंप, 6 कर्मचारी जांच में मिले कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने तहसीलदार को सौंपी रिपोर्ट। रुद्रपुर में एसओजी टीम को बड़ी कामयाबी, 86 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 85 लाख रुपए की कीमत। वंदे मातरम, खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के खास अवसर पर देहरादून में गांधी पार्क में शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि भारत के सैन्य इतिहास में 16 दिसंबर वीरता और पराक्रम का ऐतिहासिक दिन है। मुख्यमंत्री ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जवानों को नमन करते हुए ये कहा कि हमारे इन जवानों की वजह से सभी चैन की नींद सोते हैं। देवभूमि के सदैव देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। विजय दिवस के खास अवसर पर देश भर में जहां जश्न का माहौल है, 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत की खुशी आज भी हर देशवासी के मन में है, जो उमंग से उन्हें भर देती है। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। इस खास मौके पर पौड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार और मेजर करण सिंह समेत कई पूर्व सैनिकों ने एजेंसी चौक स्थित शहीद स्मारक पर देश के वीर सपूतों को याद किया। वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा में कैंट स्थित शहीद स्मारक में सिख रेजिमेंट के जवानों ने शहीदों को सलामी भी दी। इस दौरान सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और वीरता के चलते 1971 में हमारी सेना ने विजय हासिल की। 14 दिन चले इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना की विजय के बाद 4 वीर सपूतों को वीर चक्र प्राप्त हुआ था। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के वॉर मेमोरियल में रिटायर्ड सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने जवानों के शौर्य को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पूरे देश में विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पे एक बड़ी विजय हासिल की थी। लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया गया था और आज के दिन पे पूरे देश में जो है विजय दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं और हम लोग भी आज पौड़ी में आए थे। हम लोगों ने भी जितने लोग शहीद हुए पौड़ी ज़िले के, उन सबको आज श्रद्धांजलि दी है। ये शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 71 की लड़ाई में 1971 में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी और इस साल इसके ऊपर 50 साल पूरे हो गए, तो इसकी और भी महत्ता बढ़ जाती है गोल्डन जुबली। लेकिन किसी कारणों से और कोरोना के कारण इसको बड़ी सादगी के साथ मनाया गया है। हालांकि पहले प्लान था कि इसको पूरे उसके साथ मनाने का, लेकिन बड़ी सादगी से मनाया गया है ताकि कोरोना का भी डर था और वो आपको मालूम ही है कि हादसा भी हो गया था, वो सब चीज़। हमारा गौरवशाली इतिहास देश का रहा है। हमारी भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और कुर्बानी का जो इतिहास बनाया है, इसलिए आज विजय दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। 70 उनकी जो लड़ाई मुझे याद है, 70 उनकी जो लड़ाई हुई थी तो हमारे बहुत लोगों ने शहादत दी है। मैंने कहा था कि हमारी कई बहनों के मांग का सिंदूर पूछा गया है, कई माताओं की गोद सुनी हुई है और कई बहनों ने अपने भाई की कलाई खोई है।
तो ये जो विजय दिवस है ये हमको ऐसे प्राप्त नहीं हुआ और पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और ये बहुत बड़ा साहस दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और भूतों ने भविष्य थी जिनमें 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। ये भी भारत का इतिहास है, भारत की सेना का इतिहास है। तो आज इसको विजय दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। ये हमारी जो ऐतिहासिक विजय रही 1971 की, आज स्वर्णिम हमारे 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसमें आज 1971 के शहीद सैनिकों को पूरे देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। उत्तराखंड राज्य और आज जनपद नैनीताल में भी हम अपने शहीद सैनिकों को यहाँ पे श्रद्धांजलि दी है। उसमें तो बहुत कुछ हुआ था साहब। हम लोगों ने हमला किया था दुश्मन के ऊपर और चारों तरफ से उसको घेर करके कैद भी उससे ये कहा गया कि तुम अपना समर्पण कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी कुछ टाइम चल रहे। आखिरकार को उनको चाहते हैं कि समर्पण करना ही पड़ा। काफ़ी संख्या में उनके फौज को हम लोगों ने कैद किया था। और उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों पर हमला बोला है। दरअसल पिरशाली ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के 6 नए जिले बनाने की घोषणा से बीजेपी और कांग्रेस बौखला गई है। नवीन पिरशाली ने दोनों पार्टियों पर जनता को गुमराह करने का सीधा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले 20-21 सालों में उत्तराखंड में एक भी जिला नहीं बना, जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कई बार नए जिलों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन जिलों के नाम पर जनता को गुमराह करने के अलावा इन दोनों दलों ने कुछ भी नहीं किया। अब जब आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की उस अवधारणा को, जिसमें कोने कोने में विकास पहुंचाना था और जिला उस विकास की इकाई होती है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए आम आदमी पार्टी जब संकल्पबद्ध है और इसी क्रम में हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने काशीपुर में अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए 6 नए जिलों की घोषणा की थी, जिसमें काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, रुड़की और यमुनोत्री शामिल हैं। उसके बाद विपक्ष जानता है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, तो विपक्ष में बौखलाहट पैदा हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पुष्पा चौहान ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैदान पर हीटर लगाकर या फिर टीवी पर बयानबाजी करना आसान है, जबकि पहाड़ों में जीवन व्यतीत करना बेहद मुश्किल और कठिन है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। जैसा पहाड़ की महिलाओं का जीवन, वो महिलाएं जो काम करते हुए जहाँ पे 200 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 200 रुपये दिहाड़ी में काम करते हुए भी, और इस बात की गारंटी नहीं है कि वो पैसा 2 महीने में आएगा या 6 महीने में आएगा, इसको लेकर जो उनका बयान आ रहा है, तो मुझे बड़ा अफसोस है कि वो कई सालों से जो है यहाँ की महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो अपनी पार्टियों के अंदर कर रही हैं। तो मुझे तो मैं ये कहना चाहूँगी इन महिला नेत्रियों से कि अगर वास्तव में वो महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं, अगर वास्तव में वो महिलाओं की पक्षधर हैं, पहाड़ की महिलाओं की पक्षधर हैं, तो मैं तो चाहती हूँ कि वो अपनी पार्टियों के अंदर जो है महिलाओं के लिए विशेष इस तरह की योजनाएं लाएं और वो बताएं कि आज तक वो इन पार्टियों में रही हैं, तो उन्होंने कितना महिलाओं के पक्ष में इस बात को किया है। और चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए नेटवर्क टर्न के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी रूल्स तोड़ने से गेम ही बदल जाता है। 20 साल पहले कौन सोच सकता था कि शादी के रिश्ते इंटरनेट पे भी हो सकते हैं। सही आइडिया, सही मौका, गेम बदल सकता है। मिलिए शाह। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों का। 1971 की जंग के विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देहरादून में एक बड़ी विशाल सभा को संबोधित किया। देहरादून पहुंचे राहुल गांधी ने यहां के परेड ग्राउंड में जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि दी। वहीं राहुल गांधी ने इस सभा की शुरुआत पुरोहितों के मंत्रोच्चारण के साथ कराई। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के नेता हाथ जोड़कर खड़े भी दिखाई दिए, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने विजय समापन सम्मान रैली को संबोधित करते हुए चुनाव अभियान का शंखनाद किया। बताते चले कि राहुल गांधी ने कहा इस दौरान कि उनका और उत्तराखंड का कुर्बानी का रिश्ता है। मेरे पिता और दादी ने इस देश के लिए अपना खून दिया, ठीक इसी तरह उत्तराखंड के हजारों परिवार ने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को भी घेरा। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से पलायन करते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं। और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई महंगाई। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है।
देहरादून में पहुंचकर राहुल गांधी ने आज जिस तरह से पहले तो उन्होंने सेना की बात की, पहले उन्होंने 1971 के युद्ध की बात की और उसके बाद उन्होंने बात की राजनीति की। आज जिस तरह से एक बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, हर कोई राहुल गांधी को सुनना चाहता था, उसी तरह से राहुल गांधी का भी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने उस हर मुद्दे को छुआ जिसको एक परिपक्व राजनेता छूता है। फिर चाहे बात करें हम कि 3 कानूनों की, तो उन्होंने 3 कानूनों की बात की। साथ ही उन्होंने वो बात भी कही जो कि हर किसी के दिल को छू जाए। उन्होंने कहा कि मैंने भी सुना था कि मेरी दादी को गोलियां लगी हैं और यहाँ का हर परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि सुनता है कि किसी ना किसी को गोली लगी है। इस तरह से उन्होंने बात की। उन्होंने उत्तराखंड के सैनिकों की कुर्बानी को याद किया, साथ ही उन्होंने अपने पिता को खोने का जिक्र भी किया। उन्होंने बांग्लादेश की उस लड़ाई को भी याद किया जिसमें कहा उन्होंने कि 13 दिनों में ही उस युद्ध को भारतीय सेना ने खत्म कर दिया था। उन्होंने अमेरिका का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान में कई सालों तक एक युद्ध को खत्म नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय सेना ने 1971 में युद्ध को सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में खत्म कर दिया था। लेकिन जो बात उन्होंने सबसे बड़ी कही, उन्होंने कहा कि हथियारों को खरीदने से, बड़े बड़े हथियारों को बनाने से देश मजबूत नहीं होता है। देश मजबूत होता है जब यहाँ का नागरिक मजबूत हो, यानी कि आम आदमी जब मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने की। और आज जिस तरह से राहुल गांधी ने राजनीतिक भाषण की बात करें तो उन्होंने नरेंद्र मोदी का जिक्र भी किया। उन्होंने गंगा में स्नान करने का वो जिक्र भी किया कि ऐसा लग रहा था कि पहली बार इतिहास में किसी व्यक्ति ने गंगा में जिक्र जो है वो स्नान किया है। यानी कि एक साथ राहुल गांधी ने कई सारे निशाने साधे। फिर चाहे सेना की बात करनी हो या देश की बात करनी हो या राजनीति की बात करनी हो, सभी राहुल गांधी ने आज इसी मंच पर देहरादून के इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में सामने रखी। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10 देहरादून। और वहीं राहुल गांधी की रैली में हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। खास तौर पर महिलाएं राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंची। सीमांत जनपद धारचूला मुनस्यारी से कई महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा में राहुल गांधी की रैली में पहुंची। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने कुछ महिलाओं से खास बातचीत भी की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज परेड ग्राउंड पर आए थे और परेड ग्राउंड पर सुनने के लिए तमाम उत्तराखंड के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आप मेरे पीछे आप देखेंगे कि किस तरीके से अब अपनी वेशभूषा में जो है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो वेशभूषा है उस वेशभूषा में जो है यहाँ पर कई लोग धारचूला मुनस्यारी से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए, कई सारी महिलाएं जो है यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, आज आप यहाँ पर आए, राहुल गांधी को सुना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का रिश्ता जो है, मेरा और उत्तराखंड का रिश्ता काफ़ी खास है, किस तरीके से देखते हैं आज? तो हमें बहुत अच्छा लगा उनको। हमारी आंखें कब से तरस रही थी हमें उनको देखने के लिए। आज देखा भी, लेकिन मिल नहीं पाए ठीक से, लेकिन मिले उनसे। अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा। आज आप पूरी वेशभूषा में यहाँ पर आए, क्या कारण था? सिर्फ राहुल गांधी के लिए ये वेशभूषा अपनाई आपने, और जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो संस्कृति पहचान? जी, ये हमारे पूरे उत्तराखंड सीमांत क्षेत्र धारचूला की संस्कृति है और हमारी संस्कृति केवल राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए है। और पूरा जनमानस आज उत्तराखंड का जनमानस जान चुका है कि 2022 में निश्चित ही कांग्रेस की सरकार आ रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 2022 ही नहीं बल्कि पूरे 2024 में पूरे देश में भी कांग्रेस की सरकार आने जा रही है, जिसके लिए मैं राहुल जी को और हमारे उत्तराखंड के नेतृत्व हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगामी 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने के लिए मैं हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भाजपा भी कह रही है कि 60+ का नारा दे रही है, भाजपा आने को तैयार, भाजपा सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? और आज राहुल गांधी को आपने सुना, क्या कुछ परिवर्तन, क्या अब उत्तराखंड में आप परिवर्तन चाहते हैं? सर्वप्रथम हम जितने भी महिलाएं हैं धारचूला मुनस्यारी पूरे सीमांत क्षेत्र से आए हैं और राहुल गांधी जी के उसके लिए आए हैं, सपोर्ट के लिए। आज आने वाले समय में 2022 में निश्चित रूप से हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी। और आज के डेट में पूरी बेरोजगारी इतनी छा गई है, पूरी दुनिया में महंगाई इतनी छा गई है, उससे पूरे आज के डेट में महंगाई से जूझ कर सारी महिलाएं आज सामने आए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे 2022 पूरी जनता जान चुकी है, 2022 कांग्रेस की सरकार आ रही है। धन्यवाद। तो आप पूरी
देख सकते हैं कि उत्तराखंड में जो है परिवर्तन की लहर है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धारचूला, मुंशियारी से लेकर जो है महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई अपनी वेशभूषा के साथ जो है उन्होंने यहाँ पर राहुल गांधी का संबोधन सुना। उनका कहना है कि इस बार 2022 में जो है पूरी तरीके से परिवर्तन होगा और यही नहीं 2022 में 24 में भी जब चुनाव होगा तो उसमें भी जो है परिवर्तन दिखाई देगा। अपने सहयोगी सुनील के साथ मोपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून। और वहीं रुद्रपुर में सरकार के जरिए बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आज से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सभी बैंकों के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए, जहां हड़ताल पर जाने से पहले सभी बैंक कर्मचारी इकट्ठा होकर बैंक बंद किए और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताते चले कि बैंक कर्मियों ने सरकार को निजी हाथों में देने के खिलाफ मुहिम चलाई है। बैंक कर्मचारियों का ये कहना है कि 1969 में निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते समय शाखाओं की संख्या 8000 थी, जो कि अब 1,18,000 है। अब ऐसे में अगर बैंकों का निजीकरण करना है तो सिर्फ सरकार का मकसद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना है, जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे करने से रोजगार की भी कमी होगी। वहीं बैंकों की हड़ताल से जिले भर से अनुमानित 500 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। तो वहीं दूसरी ओर हड़ताल होने के चलते लोगों को भी भारी परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की मंशा है जितने भी सरकारी बैंक है इसका निजीकरण किया जाए। जबकि बैंक जब राष्ट्रीयकरण हुआ था इनका मकसद था कि ग्रामीण इलाकों में इनकी शाखा खुले, गरीब तबके में जाके गरीब लोग इसमें आए और यहाँ से लोन ने और अपनी आर्थिक स्थिति की सुधार करें। परंतु सरकार की मंशा ये है कि पूंजीपतियों के हाथ में इन जो सरकारी बैंकों को बेचा जाए और लाभ का हिस्सा वो पूंजीपति लोग लें, गरीबी में ये लाभ बटे, ये सरकार की मंशा बिल्कुल नहीं है। और वहीं आज धर्मनगरी हरिद्वार में भी बैंकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, जहां सभी सरकारी बैंक आज और कल हड़ताल पर होंगे। ऐसे में बैंक उपभोक्ताओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको इसी के साथ ये भी बताते चले कि देश के सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ 9 बैंक संगठनों के महासंघ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज और कल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। और वहीं राजधानी देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी समेत राज्य के लगभग सभी इलाकों के सरकारी बैंक आज और कल यानी 2 दिन हड़ताल पर होंगे। ऐसे में इन बैंकों में 16 और 17 दिसंबर को कोई कामकाज नहीं किया जा रहा है। उधर उत्तराखंड ग्रामीण बैंकों ने भी 2 दिवसीय हड़ताल को नैतिक समर्थन देने का फैसला लिया है। आम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं आने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं जो भावनाओं में और गवर्नमेंट को आईना दिखाने का काम करेगी। दोस्तों मैं अभी तो ये अंगड़ाई है फोरम की जो बाँ है उस तानाशाही नहीं चलेगी। गर्व है आप जैसे लोगों को ऊपर, जो कि आप घर से 2 कदम बढ़ा करके आप हमारे इस आम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं आने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं जो भावनाओं में और गवर्नमेंट को आईना दिखाने का काम करेगी। दोस्तों मैं अभी तो ये पूरे देश के जितने भी बैंक्स हैं प्राइवेट को छोड़ के, ऑफिसर वर्कमैन की 9 यूनियन और प्लस आरबीआई, ये सारे स्ट्राइक में हैं। गवर्नमेंट के जो निजीकरण का हम सीधे आपको यूपी के लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं, जहां अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण करते नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 के अभ्यर्थी हैं, जिनको नियुक्ति पत्र वितरित कर रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस वितरण कार्यक्रम में मुख्य तौर पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जो कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रही हैं। तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य तौर पर यहां पर मौजूद हैं, जहां आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जहां नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 के ये अभ्यर्थी हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य तौर पर नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और
नियुक्ति पत्र यहां पर बांटे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 के ये अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र अब सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। श्री श्रीराज मलिक, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। सुश्री नेहा सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। श्री अरविंद कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। गन्ना पर्यवेक्षक श्री प्रेम शंकर, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। श्री आकाश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री रजनीश सिंह राणा, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। श्री दिलीप कुमार विमल, सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग। तो लखनऊ में अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और फिलहाल इसी के साथ चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 4